हेलो स्टूडेंट्स, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था वो था सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे प्रीवियस के लेक्चर था उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे, उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहले स्टेटमेंट को देख लो, फिर क्वेश्चन को समझेंगे क्या दिया हुआ है इसमें। देखो, स्टेटमेंट फर्स्ट है, systematic circulation consists of closed loop of vessels carrying blood between the heart and lungs। मतलब इसमें ना दो सर्कुलेशन की बात की, अगर आप ये दोनों सेंटेंस देखोगे तो फर्स्ट तो है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और एक सेकंड दिया हुआ है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये मैं पूछा कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन में होता क्या, तो इसको पहले हम एक समझ लेते हैं कि ये है क्या। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखो क्या होता है कि सबसे पहले हम एक हार्ट का डायग्राम बनाते हैं। ये मैंने एक हार्ट बनाया, 4 चैम्बर हार्ट जो ह्यूमन का है। ठीक है, ऐसा डायग्राम हमने पहले के लेक्चर में भी बनाया था, एक 4 चैम्बर हार्ट जो ह्यूमन का हार्ट है। तो इसमें क्या होगा, राइट एट्रियम, ऊपर वाले जो दोनों चैम्बर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एट्रिया, और नीचे ऊपर वाले जो दोनों चैम्बर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एट्रिया, और नीचे वाले दो दोनों चैम्बर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेंट्रिकल। तो ये तो हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर वाली साइड राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो ये हमें ध्यान रखना कि लेफ्ट एट्रियम कहाँ होता है और राइट एट्रियम कहाँ होता है। तो ये एक 4 चैम्बर हार्ट है ह्यूमन का। और एक यहाँ पे स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं लंग्स। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है ना जिसे हम बोलते हैं लंग्स। और एक हमारी बॉडी में हम बोल सकते हैं क्या होंगे, बहुत सारे ऑर्गन होंगे। ऑर्गन कोई भी हो सकता है, चाहे वो किडनी हो गया, चाहे वो किडनी मान लो, चाहे वो हमारी लिम्स मान लो, हमारे जो हैंड एंड फुट हो गए वो हो गया, और कोई भी, मतलब हमारी बॉडी के जो सारे ऑर्गन है वो यहाँ पे आएंगे। तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन होता क्या वो समझते हैं। एक बात मैंने आपको कल भी बताई थी और हमें ध्यान रखना है, एक बार मैं इसे कलर चेंज करके बता रही हूँ जो मैंने आपको कल बताया था कि जो लेफ्ट वाली साइड होता है हमेशा प्योर ब्लड होगा। इधर वाली साइड कौन सा ब्लड होगा, हमेशा प्योर, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता है। और राइट वाली साइड में क्या होता है, हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है हमारे हार्ट की। ये बातें हमें कुछ ध्यान रखनी है। तो अब हम समझते हैं कि जो सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले क्या होगा कि देखो, हमारी बॉडी से वेना कावा के थ्रू क्या होता है कि सारा जो इम्प्योर ब्लड है ना, वेना कावा के थ्रू सारा इम्प्योर ब्लड हमारे ऑर्गन से कहाँ आ जाता है, राइट एट्रियम में आ जाता है। और राइट एट्रियम से फिर वो ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया, फिर क्या होता है राइट वेंट्रिकल से, और ये ब्लड है कैसा, इम्प्योर ब्लड है। कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। हमारी बॉडी से जो सारा इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ आ गया, वेना कावा के थ्रू। ये याद रखनी है, कौन सी मैंने वेसल बनाई है, वेना कावा बनाई है। वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आ गया, और राइट एट्रियम से फिर वो ब्लड कहाँ चला गया, राइट वेंट्रिकल में चला गया। फिर यही ब्लड राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स में, प्योर होने के लिए जाएगा। राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा प्योर होने के लिए, और जाएगा किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी ने क्या किया, ये ब्लड लेके चली गई लंग्स में, और वहाँ पे जाके क्या होगा, ये जो ब्लड है लंग्स में ये क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये ब्लड आया इम्प्योर ब्लड वो क्या हो गया, प्योर हो गया। यहाँ पे ब्लड प्योर हो गया। तो ये जो प्योर ब्लड है, प्योर और इम्प्योर का मतलब यही है कि जो प्योर ब्लड होगा ना उसमें तो होगी ऑक्सीजन ज़्यादा, और जो इम्प्योर ब्लड होगा उसमें होगी CO2 ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि लंग्स में क्या होता है, एक्सचेंज चलता है ऑक्सीजन और CO2 का, एल्वियोलाई के थ्रू हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो CO2 थी वो तो ब्लड से बाहर चली गई और ऑक्सीजन क्या गई, अंदर आ गई। ऑक्सीजन अंदर आ गई, CO2 बाहर चली गई, तो यहाँ पे ब्लड क्या हो गया, प्योर हो गया। तो इस प्योर ब्लड को यहाँ से लेके आएगी एक वेसल, और जो कहाँ ला के डाल देगी, लेफ्ट एट्रियम में। और जो वेसल लेके आएगी वो होगी पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन लेके आई कहाँ पे डाली है, लेफ्ट एट्रियम से। और लेफ्ट एट्रियम से फिर वो ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू, किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू वो सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, हमारे ऑर्गन में। तो यहाँ पे वापस वो ब्लड यूज हो जाएगा और फिर वापस से वो इम्प्योर हो जाएगा। तो वापस से क्या होगा कि वेना कावा आएगी और ये सारी ब्लड को डाल देगी कहाँ पे, राइट एट्रियम में। तो ऐसे जो होता है हमारे ब्लड का सर्कुलेशन चलता है। मैं इसको एक अच्छे से दोबारा से सिर्फ वैसे समझाऊँ आपको डायग्राम बना के, तो समझो। देखो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिखूंगी, नॉर्मल यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी कि ज़्यादा खचपच ना हो। जैसे यहाँ पे मैंने एक ऑर्गन बनाया लंग्स,
यहाँ पे सारे बॉडी के ऑर्गन मान लो। ये मैंने समझाने के लिए बनाया, ऐसे नहीं कि लंग्स ऊपर होगा ऑर्गन सारे नीचे होंगे। पूरी बॉडी में ऑर्गन कैसे हो तो आपको पता है ना कि हार्ट लेफ्ट साइड में है, दोनों लंग्स के बीच में एक जो हम बोल सकते हैं कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी, वहाँ पे जब हमारा लंग्स सिचुएटेड होता है, तो वो सब आपको पता है। मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक डायग्राम बना के समझा रही हूँ बस। ये ऑर्गन हो गए, इसके चैम्बर हो गए, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, पहले मैंने गलत बोल दिया था। तो वेना कावा आई, इम्प्योर ब्लड को सारा कहाँ डाला, राइट एट्रियम में, ये वेना कावा है। वेसल कौन सी है, वेना कावा। फिर ब्लड राइट वेंट्रिकल में एंटर किया, राइट वेंट्रिकल से ये गया लंग्स में, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और ये कैसी आर्टरी है जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है, ये सेप्शन पूछा जाता है। फिर लंग्स ने इसे कर दिया प्योर और ये ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या लेके, इसको लेफ्ट एट्रियम में लेके, फिर ये ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू ये पूरा ब्लड सप्लाई हो गया हमारे बॉडी ऑर्गन में। फिर यहाँ पे ब्लड का यूज़ हुआ ऑर्गन्स में, जैसे ब्लड का यूज़ हुआ फिर इम्प्योर हो गया तो वापस से वेना कावा से कहाँ लेके चल गई, राइट एट्रियम। तो ये पूरा सर्कुलेशन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन आ जाएगा और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन आ जाएगा। अब देखो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड जा रहा है और ऑर्गन से वापस से कहाँ आ रहा है, ये ब्लड जो है हमारे राइट एट्रियम में आ रहा है ना। तो अब देखो मैं इसको अलग कलर से लिखती हूँ कि कौन सा तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है और कौन सा पल्मोनरी सर्कुलेशन है। तो ये वाला जो है जहाँ पे ऑर्गन और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आ रहा है, ये तो है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। और ऊपर जहाँ पे लंग्स में ब्लड जा रहा है तो ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो हमें ध्यान रखना है। अगर मैं आपको बताऊं कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन में कौन कौन से हमारे ऑर्गन इंक्लूड होते हैं, तो देखो मतलब कौन कौन से चैम्बर आएंगे, कौन सी वेसल आएगी। सबसे पहले मैं बात करी हूँ सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद में क्या आएगा, हमारे ऑर्गन्स आ जाएंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद में क्या आ जाएंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद में आगे हमारे ऑर्गन्स, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑर्गन्स, और ऑर्गन से ब्लड गया राइट एट्रियम में। तो ये वाले जो चैम्बर आएंगे ये आएंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में। अब मैं अलग कलर से मार्क कर रही हूँ जिसमें मैं बता रही हूँ पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन में कौन कौन से हमारे और करेंगे। पल्मोनरी सर्कुलेशन में आएगा सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, बताओ खुद से क्या आएगा, राइट वेंट्रिकल आएगा क्योंकि राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया तो राइट वेंट्रिकल आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, लंग्स में प्योर हुआ तो आ जाएगा। फिर प्योर ब्लड आया कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में, तो ये आ जाएगा। तो ये बातें मैं ध्यान रखनी है। अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकती हूँ, एक तो था सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और एक था पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑर्गन्स एंड राइट एट्रियम, ये तो है हमारी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में। और उसके बाद में हम देखें कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में कौन सा है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में आता है हमें राइट वेंट्रिकल, फिर लंग्स आ जाएगा, देन उसके बाद में आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम। ये हो सकता है जो फर्स्ट टाइम बच्चा पढ़ रहा है ना उसको समझ में नहीं आएगा, बट जो मैंने डायग्राम से समझाया ना, ये तो मैं लिख के आपको नोट्स में अगर आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और ऐसे लिख के। बट ये आप इस डायग्राम से देखोगे तो आपको समझ में आ रहा हो कि ऑर्गन, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम तो किस में आ रहे हैं, सिस्टमेटिक में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्गन में ब्लड गया जो इम्प्योर होकर वापस से कहाँ है, राइट एट्रियम में। तो ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के पार्ट है। और राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया लंग्स में जहाँ पे प्योर हुआ और कहाँ है, लेफ्ट एट्रियम में। और ये पल्मोनरी सर्कुलेशन के पार्ट है। अगर आप ये डायग्राम से समझोगे तो आपको समझ में आएगा। अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या रहा था। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अब मैंने बता दिया आपको सिस्टमेटिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन होता क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कंसिस्ट ऑफ क्लोज्ड लूप ऑफ वेसल्स कैरिंग ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स। अब इसमें तो बहुत इजी स्टेटमेंट दे दिया कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हार्ट और लंग के बीच में था क्या। ये जो मैंने यहाँ पे हार्ट बनाया, मैं चैम्बर नहीं बनाया, और ये लंग था और ये ऑर्गन्स थे। अगर मैं यहाँ पे नाम लिखूँ तो ये लंग्स हो जाएंगे और ये ऑर्गन। तो ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हमारे हार्ट और ऑर्गन के बीच में था, ना कि हार्ट और लंग्स के बीच में। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और पल्मोनरी सर्कुलेशन इज अ सर्किट ऑफ वेसल्स
कैरिंग ब्लड बिटवीन हार्ट एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी सिस्टम। अदर पार्ट ऑफ बॉडी सिस्टम बोल दो चाहे ऑर्गन बोल दो, एक ही बात है कि जो बॉडी सिस्टम के पार्ट होंगे वो ऑर्गन ही होंगे। तो ये बोले पल्मोनरी सर्कुलेशन हार्ट और ऑर्गन के बीच में नहीं, पल्मोनरी सर्कुलेशन तो हार्ट और लंग्स के बीच में। अगर आप ध्यान से देखो ना तो इसने दोनों स्टेटमेंट को इंटरचेंज कर दिया। अगर यहाँ पे सिस्टमेटिक की जगह पल्मोनरी लिख देते हैं ये स्टेटमेंट में, और इसमें पल्मोनरी की जगह सिस्टमेटिक लिख देना, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ होंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनाया है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अच्छे ही होते हैं, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। तो आपको समझ में आ गया कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जो है वो हार्ट और ऑर्गन के बीच में होता है, और वहीं पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो लंग्स और हार्ट के बीच में होता है। और इसने इन दोनों स्टेटमेंट को इंटरचेंज कर दिया, एक वर्ड को बस इंटरचेंज किया तो ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए। तो स्टेटमेंट फर्स्ट राइट, बट अब ये ऑप्शन देख लो एक बार आप। स्टेटमेंट फर्स्ट राइट नहीं, राइट तो कोई है ही नहीं। स्टेटमेंट सेकंड राइट नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर रॉन्ग। यस, दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो राइट आंसर हो जाएगा। मैंने काफ़ी अच्छे से इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में बोल सकते हो, मैं दोबारा से समझा दूंगी। और अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ डाउट है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से देखोगे ना, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ह्यूमन हार्ट में दैट प्रिवेंट्स द ब्लैक फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हेन द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स। अब देखो, जहाँ पे आपको एक क्वेश्चन का आपने इतना पढ़ा तो आपको पता चला ना कि प्रिवेंट कर रहा है बैकवर्ड फ्लो को, तभी दिमाग में आना चाहिए कि बैकवर्ड फ्लो को जो प्रिवेंट करता है वो होते हैं वाल्व्स। वाल्व्स क्या होते हैं, बैकवर्ड फ्लो को, मतलब जो ब्लड का बैकवर्ड फ्लो होता है उसे प्रिवेंट करते हैं। देखो हमने जो डायग्राम बनाया, ये डायग्राम आपको पूरे चैप्टर में काम आएगा जो मैं डायग्राम बना रही हूँ। ये क्या था, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। तो मैंने यहाँ पे आपको वाल्व बताए थे कुछ इस टाइप से। इन दोनों के बीच में जो वाल्व होता है वो होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है वो होता है बाइकस्पिड वॉल्व। और बाइकस्पिड वॉल्व को एक नाम और देते हैं, कई बार ये भी एग्जाम में आ जाते हैं, मिट्रल वॉल्व। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसके दो नाम है, इसे मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। तो दोनों नाम हमें ध्यान रखना है कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है वो बाइकस्पिड वाल्व भी है, और उसका एक और नाम भी है जिसे हम बोलते हैं मिट्रल वाल्व। तो ये जो दोनों वाल्व होते हैं इनका काम क्या होता है कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। मतलब जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया तो वेंट्रिकल से वापस ब्लड कहीं एट्रियम में ना चला जाए, इसके लिए क्या होते हैं कि ये हम बोलते हैं वॉल्व होते हैं। ये बैक फ्लो को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ब्लैक फ्लो नहीं होने देते। अब एक बात ध्यान रखो, मैंने आपको ये 3-4 बार बता दी बात जब से मैंने चैप्टर के क्वेश्चन आपको करवाने स्टार्ट किए हैं कि हमेशा लेफ्ट वाली साइड में हमें प्योर ब्लड देखने को मिलेगा, क्योंकि लंग्स से प्योर होकर आ रहा था वो ब्लड और फिर वही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। तो इधर वाली साइड हमेशा प्योर ब्लड होता है, कभी भी हमारे हार्ट के चैम्बर में प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। इसीलिए तो हमारा हार्ट बहुत एफिशिएंटली वर्क करता है कि इसमें प्योर ब्लड अलग चैम्बर्स में रहता है और इम्प्योर ब्लड अलग चैम्बर्स में रहता है। और राइट वाली साइड हमेशा हमें इम्प्योर ब्लड देखने को मिलेगा, हमें ध्यान रखना ये वाली बात, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जिस बच्चे ने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा वही आंसर देगा। स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन, अब क्योंकि इसमें देखो बाइकस्पिड वाल्व भी दिया हुआ है, ट्राइकस्पिड वाल्व भी दिया हुआ है, सेमील्यूनर वाल्व भी दिया हुआ है। ये तीनों वाल्व हमने पढ़े थे कल के लेक्चर में। ये दोनों तो बताई थी हमने कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेमील्यूनर वाल्व भी कल मैंने बताया था आपको कहाँ प्रेजेंट होता है। पल्मोनरी वाल्व जैसा हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो इसको ऑप्शन को काट सकते हो आपकी, ऐसा वाल्व हमने हार्ट में नहीं पढ़ा, तो एक ऑप्शन तो कटो। स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट दैट प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब दिमाग में आया कि मैम ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूछा है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो मैम लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व प्रेजेंट था मैम, बाइकस्पिड वाल्व। दिमाग में आ रही है बात, या फिर मैम इसे मिट्रल वॉल्व भी बोल सकते हैं, बट ऑप्शन में बाइकस्पिड दिया तो आप बाइकस्पिड ही ध्यान रखो। तो अब इसमें हम ऑप्शन बाइकस्पिड वाल्व लगाएंगे ना कि ट्राइकस्पिड वाल्व लगाएंगे। और सेमील्यूनर वाल्व का तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं बैठ रहा सही, क्योंकि इसने बोला वेंट्रिकल का प्रेशर जब फॉल्स करेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बैक फ्लो ना कर जाए, उसके लिए हम कौन सा वाल्व यूज करेंगे, बाइकस्पिड वाल्व। क्योंकि इसने यहाँ पे एक टर्म दे दिया ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उससे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। नहीं तो हमें क्या पता चलता कि मैम ट्राइकस्पिड वाल्व भी तो हो सकता है, वो भी तो प्रेजेंट है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। जिस बच्चे ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पकड़ लिया वो तो ये क्वेश्चन करके आएगा, और जिसने नहीं पकड़ा वो सोचेगा और वो शायद हो सकता है छोड़ दे क्वेश्चन, वो बोलेगा कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन ही गलत बनाया है। ठीक है, तो समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स
एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज टेक प्लेस इन, कि मतलब इसमें हमें ध्यान रखना है कि ब्लड और टिश्यू के बीच में जो रेस्पिरेटरी गैसेज का एक्सचेंज होता है ना, वो किसके बीच में होता है, वेन्स में, आर्टरीज में, कैपिलरीज में, या फिर मोर देन वन ऑफ द, मतलब एक से ज़्यादा आंसर सही है। तो देखो, तो इसका आंसर क्या जाएगा, कैपिलरी जाएगा। कैसे? कि जो कैपिलरी की वॉल होती है ना, वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, वॉल जो होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज बोल दो, या फिर न्यूट्रिएंट का जो एक्सचेंज होता है ना, वो बहुत इजीली हो जाता है। कोई भी वेन आएगी, मान लो ये कोई आर्टरी है, ये क्या आर्टरी है, फिर क्या गई किसी ऑर्गन में गई, आर्टरी प्योर ब्लड लेके ये वो ऑर्गन में जाएगी, तो वो ऑर्गन में जाके क्या होती है, ऐसे बहुत छोटे छोटे, हम बोल सकते हैं कि माइन्यूट वेसल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इन माइन्यूट वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। इस कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है कि यहाँ पे ये कोई जो टिश्यू होते हैं उसमें यहाँ पे क्या होता है कि ये न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को सप्लाई कर देती है गैसेज का। फिर क्या होता है, ये वापस से ये जो माइन्यूट वेसल्स है ना, यहाँ पे इसमें मिल जाती है और एक वापस एक वेसल बना लेती है जिसे हम बोल देते हैं वेन, क्योंकि इसने यहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट और गैसेज थी वो तो सप्लाई करती, और जो भी इम्प्योरिटी थी, जैसे मान लो CO2 था, तो वो ऑर्गन ने वापस देती है इसको, तो वो लेके ये चली गई बाहर। तो इसीलिए क्या होता है कि जो ये माइन्यूट सी वेसल्स बनती है ना, बहुत छोटी छोटी वेसल्स में जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसे हम बोलते हैं कैपिलरीज, क्योंकि इनकी वॉल क्या होती है, थिन होती है, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेज और एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो बहुत ईजिली हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कैड इज ऑफन रेफर टू एज। देखो, एक डिजीज होती है, आप जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो लास्ट में ना, हर चैप्टर के लास्ट में एनसीईआरटी में कुछ डिजीज दी हुई है उस चैप्टर से रिगार्डिंग। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है तो सर्कुलेटरी सिस्टम से डिजीज दी होगी, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उससे रिलेटेड डिजीज दी होगी। हर चैप्टर के लास्ट में 4 से 5 डिजीज आपको दी हुई है, तो उसमें से एक डिजीज है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसे हम बोलते हैं कैड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको और बोला जाता है ऑर्थरियोस्क्लेरोसिस। अभी होता क्या ऑर्थरियोस्क्लेरोसिस, अब देखो इसमें होता क्या ऑर्थरियोस्क्लेरोसिस में, इसमें क्या होता है कि जो वेसल्स होती हैं, वेसल्स की जो वॉल्स होती है ना, उनकी वॉल्स के अंदर यहाँ पे कैल्शियम्स का, फैट का, या फिर हम बोल सकते हैं फाइबर्स का डिपोजिशन हो जाता है। किसका? कैल्शियम हो गया, कैल्शियम +2 ले देती हूँ, फैट हो गया, कुछ फाइबर्स हो गए, इनका क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, जिससे ये जो अब वेसल है वो क्या हो जाती है, इसके जो ये विड्थ है ना वो कम हो जाती है। पहले इतनी विड्थ थी, मान लो पहले इतनी विड्थ थी और यहाँ पे ऐसे जमा हो गया, तो इसकी विड्थ क्या होगी, कम होगी, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। तो इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, एक है हार्ट फेल्योर, ये भी डिजीज हमें पढ़ना है, तो ये में ध्यान रखना है कि कैड में क्या होता है, आर्थरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं इसे, और फैट का और कैल्शियम और फाइबर का क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है, जिससे कि जो वेसल की विड्थ है ना वो कम हो जाती है। हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट और एंजिना भी वहाँ दिया हुआ है। एंजिना में क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, एंजिना में क्या होता है, चेस्ट पेन होता है बहुत ज़्यादा। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, इसमें हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है, हार्ट बीट स्टॉप। और हार्ट फेलियर में क्या होता है कि हार्ट का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी को प्रॉपर ब्लड का सप्लाई करना, पर जब ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है हमारी बॉडी को हार्ट, मतलब प्रॉपर ये क्या होता है कि पंप नहीं कर पाता ना हमारी बॉडी को जब हार्ट, तो क्या होता है, हार्ट फेलियर की कंडीशन होती है। आप प्रॉपर पढ़ना वहाँ से, मैंने थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया सभी को, बट जो प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई आप वहाँ से देखना इनकी क्या है। यही लिखो कि हार्ट फेलियर का क्या होता है कि जब हार्ट प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है पूरी बॉडी को, तो हार्ट अपना काम करना बंद कर देता है, हार्ट फेलियर हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है, और एंजिना में बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वस्कुलर कनेक्शन द एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर इज कॉल्ड। देखो क्या होता है, समझो इसे कि एक तो हमारी बॉडी का ऑर्गन है लीवर, और एक हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसे हम बोलते हैं इंटेस्टाइन। ठीक है, अब इंटेस्टाइन में हमें पता है कि क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है। तो यहाँ पे क्या आया, फूड का डाइजेशन हुआ और इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल निकली। ठीक है, उसमें क्या हुआ, ग्लूकोज होगा, क्योंकि हमारी अब यहाँ पे हमने ग्लूकोज खाना खाया, तो यहाँ पे क्या बहुत सारा ग्लूकोज आ गया, तो वो हमारी ब्लड वेसल में चला गया, तो इसमें क्या होगा, बहुत सारा ग्लूकोज होगा। तो कोई भी जब वेन है ना, अब हमें ध्यान रखना है कि कोई भी जब अभी ये यहाँ से क्या अगर वापस निकल जा रही है, कोई भी वेसल अगर किसी ऑर्गन से वापस निकल रही है, तो वो क्या होगी, वेन होगी हमेशा। क्योंकि हमेशा मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑर्गन है
उसके अंदर हमेशा आर्टरी तो क्या करेगी, एंटर करेगी, क्योंकि वो प्योर ब्लड लेके आएगी। और उससे जो बाहर निकलेगी वो क्या होगी, वेन होगी, क्योंकि उसमें इम्प्योर ब्लड होगा, इसने ऑक्सीजन और जो भी न्यूट्रिशन थे वो ऑर्गन को दे दिए, और जो भी इम्प्योरिटी थी वो लेके बाहर निकल रही है। तो ऐसा होता है। अब देखो, तो अब ये इस क्या ये बाहर निकल रही है इंटेस्टाइन से, तो इसमें क्या होगा, इंटेस्टाइन से बाहर निकल रही है, तो इसमें क्या होगा, ये वेन होगी। बट यहाँ पे बहुत सारा ग्लूकोज था, तो ये ग्लूकोज भी लेके बाहर निकल रही है, और ग्लूकोज क्या होता है, हमारी हेल्पफुल होता है। तो ये वेन क्या करती है, हार्ट में जाने की जगह लीवर में चली जाती है, लीवर में चलेगी, और इसमें क्या ग्लूकोज है। और लीवर में क्या होता है, ग्लूकोज को हम किस में चेंज कर देते हैं, ग्लूकोज किस में चेंज होता है, ग्लाइकोजन में। क्योंकि लीवर में क्या होता है, जो एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज होता है ना, वो किस में चेंज हो जाता है, ग्लाइकोजन में। तो इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। कि जब एक ऑर्गन से निकली हुई वेन दूसरे ऑर्गन में एंटर करती है, तो इस सिस्टम को बोलते हैं हम पोर्टल सिस्टम। तो उस क्वेश्चन में देखो कि क्या नाम है, द वेस्कुलर कनेक्शन द एग्जिस्ट बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी इंटेस्टाइन और लीवर। इसके बीच में जो हम बोल सकते हैं कि सिस्टम एग्जिस्ट करता है, वेस्कुलर कनेक्शन, उसे हम बोल देंगे पोर्टल सर्कुलेशन। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। डबल सर्कुलेशन हमें हार्ट में देखने को मिलता है, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हमने समझ लिया। पल्मोनरी सर्कुलेशन किसके बीच में होगा, हार्ट एंड लंग के बीच में, और जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है वो हार्ट एंड ऑर्गन्स के बीच में होगा, हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन होंगे उनके बीच में। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ब्लड वेसल्स कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। लंग्स में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ब्लड वेसल्स कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। मतलब कि जब मैंने ये 4 चैम्बर हार्ट आपको बना के दिखाया था कि लंग्स से कौन सी वेसल प्योर ब्लड लेके आ रही है, और ला कहाँ रही थी, लेफ्ट एट्रियम में, और उसको मैंने क्या बोला था, पल्मोनरी वेन। को याद हो तो उसको हमने क्या नाम दिया था, पल्मोनरी वेन नाम दिया था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से निकलती है, जो राइट वेंट्रिकल, इससे पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डैश आर द वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। मैंने आपको बताया था कि हार्ट से हमेशा अवे कौन लेके जाएगा ब्लड को, आर्टरी, क्योंकि आर्टरी हमेशा हार्ट से क्योंकि बाहर निकलेगी, और वेन जो होगी वो हमेशा हार्ट में क्या करेगी, एंटर करेगी। तो अवे बोल रहा है, अवे फ्रॉम द हार्ट कौन होता है, आर्टरीज होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, 3, आर्टरीज आर द वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, कि हार्ट से ब्लड लेके वेरियस ऑर्गन तक लेके जाएगी बॉडी के। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन, विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर हेल्दी रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, और आरबीसी को हम एक नया नाम मोड़ देते हैं एरिथ्रोसाइट। ये ध्यान रखना, बच्चों को पता ही नहीं होता एरिथ्रोसाइट क्या होता है, एरिथ्रोसाइट होता है आरबीसी। आरबीसी के लिए कौन सा एसेंशियल है मिनरल, विच मिनरल्स इज एसेंशियल फॉर द हेल्दी रेड ब्लड सेल्स एंड ए डेफिशिएंसी माइट कॉज एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी या फिर हम बोल दो कि ब्लड कम हो जाता है, ब्लड कम हो जाता है, बोल दो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, या फिर आरबीसी कम हो जाता है। तो इसके लिए जो हमें चाहिए, आयोडीन चाहिए, क्रोमियम चाहिए, आयरन चाहिए, या फिर मैग्नीशियम चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जाएगा आयरन। क्यों, क्योंकि हमने देखा था आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और एक जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या मिलता है हमें, Fe+2। Fe+2 क्या होता है, हम बोलते हैं मिनरल देखने को मिलता है। तो अगर हमें अच्छी आरबीसी चाहिए, हेल्दी आरबीसी चाहिए, तो हमें क्या देना पड़ेगा, Fe+2, क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन में कौन सा मिनरल प्रेजेंट होता है, Fe+2। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 आयरन क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ब्लड टाइप इज अ यूनिवर्सल डोनर। हमने थोड़ी देर कल की क्लास में भी हमने देखा था कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, सॉरी ओ नेगेटिव, और यहीं पूछ लेता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो वो होता है AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव तो क्या है, यूनिवर्सल, ये आप नोट कर सकते हो, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्योंकि बच्चों को ये तो पता होता है कि मैम O तो है डोनर और AB है एक्सेप्टर, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि नेगेटिव में आ गया पॉजिटिव में। अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन देखे, अब जिस बच्चे को इतना पता है ना कि मैम O होगा, तो वो 3rd में और 4th में कंफ्यूज होगा और इनमें मार के तुक्का। अगर जिस बच्चे ने O पॉजिटिव कर दिया तो उसका हो जाएगा गलत क्वेश्चन, और जो नेगेटिव करके आएगा वो क्या होगा, सही होगा। तो हमें पता भी होना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव में भी कौन है। पॉजिटिव में तो AB पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, और नेगेटिव में O नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। हमसे पूछा क्या यूनिवर्सल डोनर, तो O नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, आयोटा, पल्मोनरी आर्टरी,
कोरोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन, तो ये ऑप्शन ही बहुत गलत बनाया है। आर्टरी पूछ के वेन ऑप्शन में दे रहा है, तो ये तो कोई बच्चा करके आएगा ऑप्शन, तो वो तो बिल्कुल ही हम बोल सकते हैं कि दिमाग पता नहीं कैसे चला रहा है वो, क्योंकि जब पूछा ही आर्टरी तो वेन वाला ऑप्शन ही क्यों करना है, इसको तो देखते ही कट करो। अब ये 3 ऑप्शन बच गए, तो इसका आंसर जाएगा एयोटा। एयोटा मैंने आपको बताया भी था कहाँ से निकलती है हमारी बॉडी में। ये जो मैंने 4 चैम्बर हार्ट बनाया था, तो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो पूरे बॉडी में हार्ट को पंप कर, वो सॉरी ब्लड लेके जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जो ब्लड लेके जाती है वो कौन होती है, एयोटा होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। कैपिलरीज, हाँ मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कैपिलरीज क्या होती है, इनकी वॉल बहुत थिन होती है। विलाई, मैम विलाई तो सुना था, बट मैम सर्कुलेटरी सिस्टम में तो नहीं पढ़ा। कहाँ पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, कहाँ प्रेजेंट थे, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट थे। ऑप्शन नंबर सेकंड, विलाई इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, नॉट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेन्स भी हमने पढ़ी है और आर्टरी भी। वेन्स में क्या होता है, मेनली इम्प्योर, इसके एक्सेप्शन है, मैंने बताया कौन सा है, आर्टरी में प्योर, बट इसका भी एक्सेप्शन है, वो भी हमें पता है कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ अ डबल सर्कुलेशन पाथवे, मतलब किस में डबल सर्कुलेशन पाथवे है। तो हमें ध्यान रखना कि जो बर्ड एंड मैमल्स होते हैं ना, उनमें हमें डबल सर्कुलेशन पाथवे देखने को मिलता है। और डबल सर्कुलेशन पाथवे को देखा किसने था, इसको देखा था विलियम हार्वे ने। ये साइंटिस्ट बहुत बार पूछा जाता है। विलियम हार्वे नाम का एक साइंटिस्ट था, जिसने क्या बोल सकते हैं डिस्कवरी की थी किसकी, डबल सर्कुलेशन पाथवे की। और ये देखने को किस में मिलता है, बर्ड एंड मैमल्स में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड। ध्यान से पढ़ो कि ऐसी वेसल्स बतानी है हमें जो ब्लड को लेकर जाती है फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, कि हार्ट से क्या कर रही है, पूरी बॉडी तक लेके जा रही है। अब तो आप आंसर दे सकते हो कि मैंने डायग्राम भी बना दिया कि हार्ट से पूरी बॉडी तक जो ब्लड लेके जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, आर्टरीज बोलेंगे, वेन्स नहीं बोलेंगे। वेन्स हार्ट में ब्लड लेके आएगी, ना कि हार्ट से लेके जाएगी। सेप्टम की यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही, कैपिलरी भी नहीं आएगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कि ब्लड जो हार्ट से लेके जाती है, ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज आर्टरीज। ये क्वेश्चन देखो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा साइज बड़ा कर देती हूँ मैं। आर्टरीज आर बेस्ट डिफाइंड एज वेसल्स विच, कि आर्टरी का करेक्ट डेफिनेशन क्या है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स। हाँ ये भी हमने देखा था कि ब्लड को कैरी करती है हार्ट से कहाँ पे, डिफरेंट ऑर्गन्स तक, तो ठीक है ये हो सकता है। ब्रेकअप इनटू कैपिलरीज विच रीयूनिट टू फ्रॉम अ वेन, मतलब ये हम बोल सकते हैं कि क्या ये आर्टरी आई, मैंने बताया था ये बहुत सारी माइन्यूट वेसल्स में टूट जाएगी, ब्रेकअप हो जाएगा इसका, जिसे हम बोलेंगे कैपिलरीज, और फिर ये वापस से रीयूनिट बन के क्या बना लेगी, वेन बना लेगी। तो ऐसा भी हमने पढ़ा था। बट ये आर्टरी की डेफिनेशन नहीं हो सकती। ये आर्टरी का एक फंक्शन है कि ये आर्टरी आती है और ऐसे माइन्यूट वेसल्स में टूट जाती है और फिर वापस से रीयूनिट होकर एक वेसल बना लेती है, ये इसका एक काम है, बट इसकी डेफिनेशन ये, इसलिए हम इसको आर्टरी नहीं बोल रहे कि ये बहुत सारी वेसल्स में टूट गई और फिर इसने एक नई वेसल बना ली। तो ये आर्टरी की कोई डेफिनेशन नहीं हुई, बट हमसे क्वेश्चन में पूछा कि हम डेफिनेशन बतानी है हमें। कैरी ब्लड फ्रॉम वन विसल ऑर्गन टू अनदर विसल ऑर्गन, ऐसे थोड़ी ना कि आर्टरी जो है वो लीवर से ब्लड लेके आई, जैसे हमने भी देखा था, लीवर से नहीं सॉरी इंटेस्टाइन से लेके आई थी ना, इंटेस्टाइन से लेके आई और लीवर में दे दिया, तो वो काम आर्टरी का थोड़ा था, वो तो वेन्स कर रही थी। जो पोर्टल सिस्टम ने देखा था वो वेन्स में होता है, ना कि आर्टरी में होता है। तो ये तो आर्टरी की डेफिनेशन नहीं हुई। सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी डिफरेंट ऑर्गन्स को, बट करेगी कहाँ से, इसमें ये नहीं बताया। इसने इतना बोला कि ये डिफरेंट ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी, बट यहाँ पे देखो इसमें साफ साफ लिखे हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है। और इसने सिर्फ यहाँ पे लिखा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट हमने एक एक्सेप्शन भी पढ़ा था, जब मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिखाया था, तो यहाँ से एक ऐसी आर्टरी निकल रही थी जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं था, बट फिर भी वो ब्लड लेके जा रही थी हार्ट टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स। हार्ट से ब्लड लेके तो जा रही थी ना डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स के पास में, बट इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं था।
तो यहाँ पे हर आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, ये भी हम डेफिनेशन में नहीं लिख सकते क्योंकि इसका एक्सेप्शन है, बट ये हम लिखेंगे कि हर आर्टरी हार्ट से ब्लड लेके जाती है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स के पास। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ आर्टरी। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से आंसर होगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे कि मैंने आपको हर ऑप्शन को डिस्क्राइब करके बताया कि ये इसका आंसर क्यों नहीं हो सकता। तो हमें भी ऐसे ही पढ़ाई करनी है कि हमें पता हो कि ये इसका आंसर है, नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। जब ये दोनों आंसर हमें पता हो तो हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स एज इट इज। कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, CO बोलते हैं हम। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO, कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, ओजोन O3। ये कुछ फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, पढ़ते हैं हम, केमिस्ट्री में भी काम आता है, बायो में भी पढ़ लेते हैं हम। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल है, क्यों है? ये कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक होते हैं जो कैंसर, हम बोल सकते हैं कैंसर फैलाते हैं, जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं उन्हें कार्सिनोजेनिक बोलते हैं। एंटागोनिस्टिक ऑफ CO2 विद हाइयर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, डिस्ट्रक्टिव टू ओजोन। अब देखो ध्यान से समझो, मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास होती है एक RBC। एक RBC तो नहीं होती, बहुत सारी RBC होती है, बट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। ये मैंने बनाया है RBC की जो ह्यूमन में शेप होती है वो कैसी होती है, बाइकॉनकेव। ये क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ है, ऐसे मैं कुछ नहीं बता रही। RBC की शेप ह्यूमन में कैसी होती है, बाइकॉनकेव होती है। कैसी होती है RBC की शेप कैसी होती है ह्यूमन में, बाइकॉनकेव होती है। RBC की शेप कैसी होती है, बाइकॉनकेव होती है, और ये इन्यूक्लिएटेड होती है। इन्यूक्लिएटेड मतलब इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, और अगर हम ऑक्सीजन के साथ देखें ना तो सबसे ज़्यादा एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ जाता है तो वो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन जुड़ के बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये कैसा होता है, हम बोल सकते हैं ये टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक होता है। तो अगर यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ेगा, बट ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि इसकी जुड़ने की जो एफिनिटी है ना ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 200 टाइम्स जाता है, 200 टाइम्स ज़्यादा एफिनिटी है, ठीक है। तो इसलिए क्या बनाता है, टॉक्सिक हम बोल सकते हैं एक सबस्टेंस बनाता है जिसे हम बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो इस क्वेश्चन में देखो इसका आंसर ये जाएगा विद हायर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। इसीलिए क्या होता है कि हार्मफुल होता है कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड ह्यूमंस के लिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन जब मैंने समझाए हों आपको हार्ड लगे हों, कि लगा हो कि मैम ये हाई लेवल के क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।